बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पिछले लेक्चर में हमने फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं, यानी कि डेल्टा पी जो होता है, यानी कि पी एफ माइनस पी आई, इसको हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में रिलेशन लिख सकते हैं। किस तरह से? पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था F इक्वल्स टू एम ए। ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, ए की जगह हमने पुट कर दिया था वी एफ, ये ए की जगह आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है। अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, m को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एम वी एफ माइनस एम वी आई बन जाएगा। ठीक है। एम वी एफ वाले को हम पी एफ कहते हैं और एम वी आई को हम पी आई कह देंगे। ठीक है, क्योंकि p इज इक्वल्स टू एम वी होता है ना, तो f वाले के साथ f आ जाएगा, i वाले के साथ i आ जाएगा। ठीक है। तो पी एफ माइनस पी आई यानी कि चेंज इन मोमेंटम, उसको हम कहते हैं डेल्टा p और डिवाइड बाई डेल्टा टी, ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखें, आपने यहाँ से इम्पल्स निकालना है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी निकालना है, तो आप क्या करें, डेल्टा टी को इधर लेके जाके एफ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा एफ नेट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी। तो इससे हमें इम्पल्स की डेफिनेशन मिल गई। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम इंटरवल ओवर विच द फोर्स एक्ट्स एंड इज often given the symbol J। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है और जितने टाइम इंटरवल में वो फोर्स लग रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास इम्पल्स आ जाता है। ठीक है। जिस तरह से ये लिखा हुआ है F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, यानी कि फोर्स जितनी लग रही है और जितने टाइम इंटरवल में लग रही है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो इम्पल्स आ जाता है या चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। ठीक है। और इम्पल्स को J से शो करते हैं, ये सिंबल होता है इसका इम्पल्स का। इम्पल्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसको डिफाइन किया जाता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की मदद से। और इम्पल्स की डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है जो इसके ऊपर एक्ट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। और इम्पल्स का जो SI यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है वो सेम होता है जो कि मोमेंटम का होता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें क्या होता है कि जो फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल, दो गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया, तो देखें कभी उसका बम्पर पुश हुआ होगा, कभी फेंडर पुश होंगे, कभी कुछ। फोर्स हर तरफ से चेंज लग रही है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज है। हो सकता है एक जगह पे 10 न्यूटन लगी हो, एक जगह पे 5 न्यूटन, एक जगह पे 4 न्यूटन। तो फिर क्या होता है, फिर हम एक एवरेज फोर्स निकाल लेते हैं। ठीक है। और हम कहते हैं कि इसका वही इफेक्ट है जो सारी फोर्सेस का कंबाइन इफेक्ट है। एफ नेट क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। फिर हम इक्वेशन 3.8 की मदद से इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं या चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आप इमेजिन करें कि एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है। तो जब वो बॉल को हिट करता है तो स्टार्ट में देखें फोर्स स्मॉल होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि फोर्स इंक्रीज होती जाती है, मिली सेकेंड में वो पीक पे चली जाती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और डिक्रीज होते होते जब ये यहाँ पे पहुँचती है तो फिर से फोर्स ज़ीरो हो जाती है। स्टार्ट में भी ज़ीरो थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुई और पीक पे गई, फिर वापस आई, फिर से ज़ीरो हो गई। ठीक है। तो ये जो 3.19 है फिगर, ये इसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह से फोर्स जो है वो चेंज होती है टाइम के साथ साथ। ठीक है। वी कैन फाइंड द इम्पल्स बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व इन द फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये आपके पास कर्व है, इसके नीचे जितना एरिया आ रहा है, आप अगर ये एरिया फाइंड कर लें तो ये क्या होगा, इम्पल्स होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो एवरेज फोर्स है आपको दे दी जाए इस तरह से, जो एवरेज फोर्स है वो है 20 न्यूटन और जो टाइम है वो है 5 सेकंड्स। ठीक है।
तो आप क्या करोगे, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी 5 सेकेंड इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इम्पल्स, यानी कि ठीक है। तो जो इम्पल्स आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 100 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। 2 यूनिट होते हैं ना, एक न्यूटन सेकेंड और दूसरा केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम न्यूटन सेकेंड यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, इसका न्यूटन यूनिट है ये वाला, और टाइम 5 सेकेंड है तो इसका ये सेकेंड यूनिट यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यूनिट्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये यूनिट आ गया, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। In many collisions, it is difficult to make the precise measurements of force and time that you have need in order to calculate the impulse. इस बात को आप उसी एग्जांपल से समझें जो मैंने आपको बताया कि आप इमेजिन करें कि 2 कार्स का आपस में एक्सीडेंट हुआ है, तो कितनी फोर्स लगी है, कितना टाइम लगा है उस चेंज को आने में, तो ये बात मुश्किल है, ठीक है। इतनी स्पीडली सब कुछ हो रहा होता है, इतनी स्पीडली सब कुछ हो रहा है, तो आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे केसेस में क्या होता है, जो इम्पल्स और मोमेंटम का जो रिलेशनशिप है, इसकी मदद से हम ऐसे केसेस में इम्पल्स फाइंड करते हैं कि कोलिजन से पहले, यानी कि एक्सीडेंट या कोई टकराई है कोई चीज़, उनसे पहले मोमेंटम क्या था बॉडी का और उसके बाद मोमेंटम क्या था। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर 2 कार्स का एक्सीडेंट होता है और आप चाहते हो कि मैं इसका इम्पल्स फाइंड करूं इनका, तो कैसे फाइंड करोगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन आप मोमेंटम चेक करोगे कि क्या था, ठीक है। यानी कि एक्सीडेंट से पहले कार का मोमेंटम क्या था और एक्सीडेंट के बाद कार का मोमेंटम क्या था। तो आप देखोगे कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है, बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो मोमेंटम इनिशियल वाला ना, पी आई फॉर इनिशियल, ठीक है। तो m1 v1 प्लस m2 v2। अब m1 क्या है, फर्स्ट कार का मास है, v1 क्या है, फर्स्ट कार की वेलोसिटी है, m2 क्या है, सेकंड कार का मास है, v2 क्या है, सेकंड कार की वेलोसिटी है। और उसके बाद आफ्टर कोलिजन आप देखोगे, ठीक है। तो pf हो जाएगा, ठीक है, फाइनल मोमेंटम। तो ये हो जाएगा m1 u1, अब u लिख लो, ठीक है, पहले हमने v लिखा है, अब हम u लिख लेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके, प्लस m2 u2, ठीक है। अब m1 u1 क्या है, कोलिजन के बाद फर्स्ट कार का मास और फर्स्ट कार की ही वेलोसिटी। m2 क्या है, कोलिजन के बाद सेकंड कार का मास, और u2 क्या है, कोलिजन के बाद सेकंड कार की वेलोसिटी। अब ये फाइंड करने के बाद आप कर दें pf माइनस pi, ठीक है। यानी कि इसका जो आंसर, फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ गया है 5 और इसका आंसर आ गया है 10, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा p लिख देंगे फिर, ठीक है। pf माइनस pi कर रहे हैं ना, तो डेल्टा p आ जाएगा ये, और यहाँ पे फिर आप लिखेंगे डेल्टा p इज इक्वल्स टू, यानी कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको बताया गया था। अब हम आगे चलते हैं, साइंस टिडबिट्स। तो इसमें आपको बताया गया है कि सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ बॉडीज और पार्टिकल्स अंडर स्टडी सेपरेटेड बाय बाउंड्रीज कॉल्ड सिस्टम। देखें, अब ये चीज़ें जो है ना, ये वाली, ये m1 v1 m2 v2 m3 v3, इनको हम स्टडी कर रहे हैं ना, और ये ऐसे बाउंड्री लगी हुई है इनके बाहर, ये जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ये सारी क्या है, बाउंड्री लगी हुई है। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम हो गया। इफ़ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, इट इज़ टर्म्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। अगर टोटल नेट फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स, यानी कि बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही, बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही, तो फिर हम कहेंगे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो बाहर से कोई मुदाखलत नहीं हो रही इसमें, तो इसको कहेंगे कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है।
जैसे कोई पेशेंट है ना, अगर उसको खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो दूसरे पेशेंट्स को लग सकती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, यानी कि ना वो किसी से मिलेगा बाहर के बंदे से और ना बाहर का बंदा कोई अंदर आके उससे मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम बाउंड्री लगा के एक सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं, उसके अंदर की चीज़ें सिर्फ, तो हम कहेंगे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, An isolated system is a collection of bodies that can interact with each other but whose interactions with the environment have no effect on their properties is termed as isolated system। या isolated system की definition भी आप कह सकते हो। तो isolated system क्या होता है कि जिसके अंदर की जो bodies हैं वो तो एक दूसरे से interact कर सकती हैं, लेकिन बाहर से यानी कि environment से, ये बाहर की जो है ना, ये सारा इसका environment है। ठीक है, तो बाहर के इंटरेक्शन से क्या होता है, इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो, या फिर क्या हो कि उसकी इंटरेक्शंस जो हो रही हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो इन पे। तो इसलिए कह रहे हैं कि देखें, फोर्सेस तो एक्ट हो सकती हैं कि हो रही हों। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। ठीक है, W=mg। तो एक नॉर्मल फोर्स टेबल भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, तो क्या होता है उससे, वो बैलेंस हो जाती है। तो हम कहते हैं ये बॉडी रेस्ट पे है, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो इसी तरह सिस्टम के केस में भी हो सकता है कि और कोई ना कोई फोर्सेस लग रही हों, लेकिन क्या हो कि बाकी फोर्सेस ने बैलेंस किया हो, कोई चेंज ना आ रही हो सिस्टम के अंदर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्सटर्नल नेट फोर्स इज ज़ीरो इफ देन सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यूटन्स लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।